हेलो दोस्तों, शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 17 नवंबर सेकंड शिफ्ट का जैसे कि एग्जाम समाप्त हो गए दोस्तों। आज हम इस सेशन में 17 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेबल ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में जो है आपको जिससे कि बेनिफिट देखने को मिलेंगी। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी एग्ज़ाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवाता रहता हूँ, ताकि इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो चैनल को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गिद्धा किस राज्य का नृत्य के रूप में जाना जाता है, यानी कि गिद्धा जो नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य में किया जाता है। तो गिद्धा जो नृत्य है पंजाब राज्य में किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पंजाब आपका करेक्ट आंसर होता। गिद्धा जो कि एक पंजाब राज्य का एक नृत्य है जो कि केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गिद्धा नृत्य प्राचीन नृत्य से लिया गया, जिसे रिंग डांस के रूप में भी जाना जाता था। यानी कि गिद्धा जो नृत्य वर्तमान में जो किया जाता है पंजाब में, इसे पहले जो है रिंग डांस के रूप में भी जाना जाता था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो पंजाब के अन्य प्रमुख नृत्यों में देखें तो भांगर, दफ, धाम, धामन और भाड़, ये सभी जो है पंजाब के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट देखें तो आसाम के महत्वपूर्ण नृत्यों में से बिहू, महारास, कोलीगोपाल, नटपूजा, बरुगम्बा, नाग नृत्य, ये सभी जो है आसाम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उड़ीसा के प्रमुख जो नृत्य हैं घूमर, साबरी, पैनका, मुनरी, ये सभी जो है उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट पंजाब के जो प्रमुख नृत्य है गंभीर, अलकप नृत्य और कीर्तन और छऊ, ये सभी जो हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्य हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत में देखा जाए तो आपका ऑप्शन में नर्मदा दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता नर्मदा आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि नर्मदा दक्षिण भारत में स्थित है और यह जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। वहीं देखें तो पश्चिम में बहने वाली अन्य नदियों में देखा जाए तो नर्मदा, ताप्ती, सरस्वती, लूनी, घग्गर, माही, ये सभी जो हैं पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2017 फीफा यू अंडर-17 वर्ल्ड कप के होस्ट जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये जब भारत के द्वारा किया गया था, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भारत आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो ये इसका जो विजेता रहा था वह इंग्लैंड रहा था, जबकि उप विजेता स्पेन रहा था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ी एक लोकप्रिय नृत्य है। तो कुणबी जो नृत्य है गोवा राज्य में किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है गोवा आपका करेक्ट आंसर होता। गोवा का जो कुणबी समुदाय है उसके द्वारा जो है यह कुणबी नृत्य किया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागरीय दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 8 जून आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 8 जून 2009 को जो है पहली बार विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाया गया था। तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी। कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से जानते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में किस रूप में दिए गए थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता कांगो नदी, जिसे जो है पहले जायरे नदी के रूप में भी जाना जाता था। कांगो नदी की लंबाई देखा जाए तो 4700 किलोमीटर है। वहीं देखें तो यह दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली यह एकमात्र प्रमुख नदी है। लिम्पोपो नदी, जिसकी लंबाई लगभग 1750 किलोमीटर है। लिम्पोपो नदी जो कि अफ्रीका के लिम्पोपो जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वहीं देखें तो माही नदी जो कि भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो जिब्राल्टर जो जल संधि है यह मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मोरक्को एवं स्पेन आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो जिब्राल्टर जल संधि जो है मोरक्को एवं स्पेन को अलग करती है, जबकि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। वहीं देखा जाए तो ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, क्योंकि इस किले को जो है कई लड़ाई जो है जीत नहीं पा सका, यानी कि इस किले को जो है कोई भी जीत नहीं पा सका। इसी कारण जो इसे ग्वालियर को जो है ग्वालियर जो किला है भारत में स्थित, इसे जिब्राल्टर के रूप में जाना जाता है भारत का। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। चलिए प्रमुख जल संधियों को देख लेते हैं। कोरिया जल संधि जो कि जापान एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है एवं जापान एवं कोरिया को अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि जो कि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जबकि अमेरिका एवं क्यूबा को अलग करती है। वांस जल संधि जो कि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। सुंडा जल संधि जो कि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है, जो कि इंडोनेशिया के पास स्थित है। वहीं देखें तो टोकरा जल संधि जो कि पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, यह पंजाब के पास स्थित है। युकाटन जो कि मोरक्को की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती है, जो कि अलग जो करती है वह मोरक्को एवं क्यूबा को अलग करती है। ओर्नो जल संधि जो कि एड्रियाटिक सागर एवं ऑरियोनियन सागर को जो है जोड़ती है, जबकि इटली एवं अल्बानिया को अलग करती है। नॉर्थ चैनल जो कि ओरियन सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एवं आयरलैंड एवं इंग्लैंड को अलग करती है। हार्मुज जल संधि जो कि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है एवं ओमान एवं ईरान को अलग करती है। कुक जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर एवं न्यूजीलैंड के पास स्थित है। तो ये सभी प्रमुख जल संधियों को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की जो मेजबानी है वह भारत के द्वारा किया गया था। यह मिस्टेक हो गया है, तो भारत आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो यह भारत के कुल 3 स्थानों पर इसका आयोजन करवाया गया था। वहीं देखें तो भुवनेश्वर उड़ीसा में, दूसरा गोवा में और तीसरा जो है नवी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में जो है इस महिला विश्व फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था इसका आयोजन जो है भारत के इन 3 स्थानों पर करवाया गया था। वहीं देखा जाए तो इसमें जो है स्पेन विजेता रहा था, जबकि कोलंबिया उप विजेता टीम रही थी। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपका करेक्ट आंसर होता। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और इन्हीं के समय में देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए थे, शैक्षिक सुधार एवं सती प्रथा का अंत, कन्या भ्रूण हत्या एवं मानव को जो बलि दिया जाता था, इन सभी पर जो रोक है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ही करवाया गया था। ये सभी प्रमुख कार्य, तो इस सभी प्रमुख कार्य को भी आप ध्यान में रखेगा। बंगाल के पहले जो गवर्नर हुए थे वह वारेन हेस्टिंग्स थे। वहीं देखा जाए तो डलहौजी जो कि 1848 से लेकर 56 तक जो कि भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही व्यक्तिगत सिद्धांत जो जारी किया गया था डलहौजी के द्वारा ही करवाया गया था। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के पहले वाइसराय रहे थे। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है? तो वहीं देखा जाए तो धन विधेयक का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक उसे कहते हैं जिसमें टैक्स लगाने, टैक्स खत्म करने, उधार लेने, संचित निधि से धन निष्कासन एवं लेख परीक्षण, लेख से संबंधित अधिनियम शामिल होते हैं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाता है। इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि
कौन सा त्यौहार पारसियों के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन तो हमें नहीं प्राप्त हो पाए थे, तो चलिए इससे पारसियों के द्वारा जो प्रमुख जो त्यौहार मनाए जाते हैं उन्हें देख लेते हैं, आप मिलान कर लीजिएगा। तो पारसियों से जुड़ी प्रमुख जो त्यौहार हैं जैसे कि गहमर वर्ष एवं जमशेद नवरोज जो कि नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है पारसियों के द्वारा, एवं खोदरा साल और जरथेस नो डिसो, ये सभी जो है पारसियों के द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लावनी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो लावनी नृत्य है जो कि महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। यह जो है पारंपरिक गीत एवं नृत्य एक संयोजन है जो कि विशेष रूप से ढोल की ताल पर किया जाता है, एक ताल नृत्य है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता ताल वाद्य नृत्य आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के भाग 14 में जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो है भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता संघ लोक सेवा आयोग आपका करेक्ट आंसर होता। जो कि वहीं देखा जाए तो भाग 14 में जो कि अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख किया गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होता। भरतनाट्यम जो कि एक स्त्री नृत्य है, यानी कि स्त्री महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। भरत मुनि जो कि भरतनाट्यम के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, जिसका विकास तमिलनाडु में हुआ है। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों को देखें तो पद्म सुब्रमण्यम, अलार मेलबल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसी, वैजयंती माला, सुब्रमण्यम स्वप्न सुंदरी और रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, ये सभी जो हैं कि भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। तो इन सभी नामों को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो अनुच्छेद 29 में जो है यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग में बोली जाने वाली बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि आप जिस भी क्षेत्र में रहें, जो भी आपका मुख्य बोली हो, जो भी आपकी संस्कृति है, उसकी आप रक्षा कर सकते हैं। इसका अधिकार जो है अनुच्छेद 29 में प्रदान किया गया है। चलिए यानी प्रमुख मौलिक अधिकारों को देख लेते हैं। तो कुल हमें जो है 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इसका जो उल्लेख किया गया है 29-30 में किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये सभी मौलिक अधिकार जो कि आम जनता यानी कि नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जनगणना किस अधिनियम के द्वारा करवाया जाता है? तो जनगणना जो करवाया जाता है वह जनगणना अधिनियम 1948 के द्वारा करवाया जाता है। तो जनगणना अधिनियम 1948 आपका करेक्ट आंसर होता है। 1948 संख्या 37 के द्वारा जो है किया जाता है। इसमें जो 1994 में संशोधन किया गया था। चलिए इनसे जुड़ी अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। भारतीय शहर की पहली जो पूर्ण जनगणना था 1830 ईस्वी के ढाका में हेनरी वाल्टन के द्वारा पहली बार जनगणना के रूप में करवाया गया था, जो कि भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखें तो लॉर्ड मेयो के द्वारा, जो कि इनके शासनकाल में 1872 में भारत में पहली अनियमित जनगणना के रूप में करवाया गया था। लेकिन वहीं देखा जाए तो प्रथम समकालीन जनगणना यानी कि नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में करवाया गया था। वहीं देखें तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जनगणना थी वह 1951 ईस्वी में करवाया गया था। देश के
जनगणना के संरचनात्मक जिम्मेदार जो है भारत के यानी जनगणना करवाने का जो अधिकार है महापंचनीकरण एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय गृह मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा जो है जनगणना करवाया जाता है। यानी कि पूछा जाए कि जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इन सारे फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वह दादरा नगर हवेली की थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता दादरा नगर हवेली आपका करेक्ट आंसर होता। साक्षरता दर अधिनियम को देखा जाए तो सबसे अधिक जो है लक्षद्वीप का था केंद्र शासित प्रदेशों में। साल 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो केरल जो कि कुल साक्षरता दरों में एवं महिला दरों में देखा जाए तो सबसे अधिक था। वहीं सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो लक्षद्वीप का जो कि सबसे अधिक साक्षरता दर था। वहीं देखें तो बिहार की कुल साक्षरता दर जो था वह सबसे कम थी राज्यों के अकॉर्डिंग। वहीं देखें तो राज्य स्थान में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन किया गया है भाग 4 में किया गया है। तो भाग 4 आपका करेक्ट आंसर होता। नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है, जिसे नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP कहते हैं। इनके अंतर्गत जो प्रमुख अनुच्छेद हैं इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 44 जिसमें समान नागरिक संहिता की व्याख्या का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 रहने एवं चलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 48 विफ सेवक पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 48 का ए वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 49 विरासत एवं और स्मारकों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद जो वर्णन किया गया है, यानी कि किसी भी स्मारक को सुरक्षा प्रदान करना, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 49 में किया गया है। अनुच्छेद 50 नेपालिका को कार्यपालिका से अलग पृथक करता है। अनुच्छेद 51 जो कि आंतरिक अशांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। तो इन सभी प्रमुख अनुच्छेदों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता दादा भाई नौरोजी आपका क्रेडिट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनकी भारत के बहुवृद्ध पुरुष के रूप में जो है दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। यह जो है ब्रिटिश संसद का सदस्य रहने वाले पहले भारतीय हैं। इन्होंने जो है लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किए थे। इन्होंने 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की उपाध्यक्ष भी बने थे। वहीं देखा जाए तो इनके द्वारा 1886, 1893 और 1906 में जो है कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए थे। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनके जो प्रमुख लेखक एवं पुस्तकें हैं ये भी दे दिया गया है, तो आप इन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है। तो 101वां जो संशोधन किया गया था माल एवं सेवा कर यानी कि GST से संबंधित था। तो GST आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 75 में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध है 1527 में हुआ था। तो 1527 आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो युद्ध हुआ था मुगल सम्राट बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा है। तो इनकी जो आत्मकथा थी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट जारी किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है कुल 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। तो 5 प्रकार आपका करेक्ट आंसर होता। वही देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है।
वहीं देखें तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, जबकि उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत अब रिट जारी करता है। ये जो 5 जो रिट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार वृक्षण, ये सभी जो रिट हैं जारी किए जाते हैं। तो इन 5 रिटों को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुनामी किस कारण आती है। तो सुनामी जो है समुद्र में उपस्थित ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है भूकंप जो उत्पन्न होते हैं समुद्र में, उसी के कारण सुनामी आती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता समुद्र में आने वाली ज्वालामुखी एवं विस्फोटक के कारण, भूकंप के कारण सुनामी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय बास्केटबॉल संघ की जो स्थापना 1950 में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1950 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले जो व्यक्ति हैं विश्वनाथन आनंद है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है विश्वनाथन आनंद आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मिर्च का व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी कि मिर्च का जो व्यापार करने के लिए सबसे प्रथम जो कौन जाने जाते हैं, तो पुर्तगाल जाने जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पुर्तगाल आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो पुर्तगालियों जो है भारत में कई प्रमुख फसलें जो है पुर्तगालियों के द्वारा लाई गए हैं। उनमें से जो प्रमुख जो फसलें जैसे कि तंबाकू, अनानास, पपीता, काजू, मिर्च, ये सभी जो है पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए थे भारत में। तो इन सभी को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।